एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि मेन टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ था, इसके पहले हम बता चुके हैं, आप लोग जान चुके हैं कि वहाँ का तब राजा का तानाशाही शासन था। समाज व्यवस्था कैसा था, समाज व्यवस्था में क्या था, क्लर्की और नोबल्स को ज़्यादा ये बाय बर्थ उन लोग को फायदा मिलता था और थर्ड स्टेट एकदम नेग्लेक्टेड था। लेकिन थर्ड स्टेट में सबसे ज़्यादा 90% पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस वाज ऑफ द थर्ड स्टेट, बाकी ओनली 10% था नोबल्स और क्लर्की। और इस तरह से हम लोग देखें, फिर उन लोग धीरे धीरे मिडिल क्लास लोग कैसे शिक्षित हुआ, कैसे व्यापार किया, थोड़ा सा पैसा मिला उन लोग को, उन लोग अपने आप को शिक्षित किया। उसके बाद उन लोग फिलोसोफर से कैसे, फिलोसोफर, ये जो 3 फिलोसोफर का उस दिन बताए थे, तो 3 फिलोसोफर से उन लोग कैसे, उन लोगों के बाद से थर्ड स्टेट के लोग कैसे प्रभावित हुए थे। तो ये फिलोसोफर कौन कौन थे? सबसे पहले जॉन लॉक, क्या लिखे थे? 2 Treatises ऑफ द गवर्नमेंट। उसमें वो उनका क्या कहना था? रिफ्यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्की। किसका विरोध किए थे? तब राजा का एब्सोल्यूट मोनार्की था, तो एब्सोल्यूट मोनार्की का विरोध किए थे। किसपे किए थे? जॉन लॉक। कौन किए थे? जॉन लॉक अपनी किताब 2 Treatises ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड स्टेट क्या है? सेकेंड फिलोसोफर जीन जैक रूसो, उनका बुक का नाम क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें अपनी किताब में वो क्या लिखे थे? इक्वल वोटिंग एंड डेमोक्रेटिक राइट। सबको वोटिंग का अधिकार, वोट देने का अधिकार होना चाहिए और वोटिंग इक्वल राइट के आधार पर होना चाहिए और सबको डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए। थर्ड है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू का बुक क्या था? द स्पिरिट ऑफ द लॉ। वो अपने बुक में क्या लिखे थे कि पावर पहले क्या था? एकमात्र राजा के पास था, तो वो अपने बुक में लिखे थे कि पावर का डिवीजन होना चाहिए। क्या क्या डिवीजन क्या था? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। तो हम आप लोगों को पहले बोले थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का वर्ल्ड वाइड इफेक्ट है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हम लोग भारत में अभी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो ये हम लोग को कहाँ से ये धारणा हम लोग को मिला है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये किनका धारणा था? मिराबे। अब आते हैं आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अच्छा, ये भी हम लोग जानते हैं कि जब राजा बना था लुईस 16, तब आके क्या पाया? पूरा खजाना क्या देखा? खाली, एम्प्टी ट्रेजरी। तो एम्प्टी ट्रेजरी के कारण भी हम बता चुके हैं, उसको नोट्स बना लीजिएगा। तो एम्प्टी ट्रेजरी के चलते अब राजा क्या किया? राजा को तो पैसा का जरूरत है, राज्य चलाने के लिए ट्रेजरी को भरना होगा। तो राजा ये निश्चय किए कि हम अब टैक्स को बढ़ाएंगे। तो क्या किए? लुईस 16 फर्स्ट इधर आइए, लुईस 16 प्लान टू इम्पोज टैक्स। अब लुईस 16 ये प्लान किया, हमको टैक्स बढ़ाना होगा, खजाना को भरने के लिए, ट्रेजरी को भरने के लिए टैक्स बढ़ाना होगा। लेकिन कांट इम्पोज टैक्स विदाउट मीटिंग। उस समय फ्रांस में एक नियम था कि टैक्स को बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल से एक मीटिंग करना होगा। इस स्टेट जनरल के मीटिंग के बगैर टैक्स नहीं बढ़ा सकते हैं। तो स्टेट जनरल क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, 3 स्टेट के लोग थे। तो स्टेट जनरल होता है तीनों स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव। तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव एक जगह इकट्ठा होके मीटिंग करते हैं और राजा के साथ मीटिंग करते हैं और स्टेट जनरल के लोग और राजा दोनों के रजामंदी से जो निश्चय होता है उसी हिसाब से टैक्स को बढ़ाया जाता है। और एक बात क्या है, ये स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाने का एकमात्र अधिकार राजा को था, तो इसीलिए राजा क्या किए? स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाया। लेकिन एक बात यहाँ जानना जरूरी है, लास्ट मीटिंग इतना दिन से नहीं मीटिंग हुआ था,
लास्ट ये देखो ये साल है 1789 5 मई को मीटिंग होता है, लेकिन उसके पहले और मीटिंग नहीं हुआ था। लास्ट मीटिंग वाज कॉल्ड ऑन 1614 में लास्ट मीटिंग हुआ था। उसके बाद और मीटिंग नहीं हुआ। अब क्या हुआ, ट्रेजरी खाली हो गया। अब बाध्य होकर राजा को मीटिंग बुलाना पड़ा टैक्स बढ़ाने। अब इधर आइए सेकेंड में कौन दिन हुआ था, 5 मई 1789। देखिए रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक कब, वेस्टाइल फोर्ट को तोड़ा कब गया था, 14 जुलाई 1789। तो हम लोग 5 मई उसका पास ही चले आ गए हैं। अब रेवोल्यूशन शुरू हो रहा है धीरे धीरे। तो मीटिंग बुलाया गया था स्टेट जनरल में। अब क्या होता है, किस लिए बुलाया गया हम लोग जानते हैं, प्रपोजल फॉर द न्यू टैक्स। अब नया टैक्स लगाने के लिए प्रपोजल। टैक्स किस पर लगाया था, थर्ड स्टेट पर। अब थर्ड स्टेट के लोग तो अब जागरूक हो गए हैं फिलोसोफर के बात पर, जो शिक्षित मिडिल क्लास लोग भी इसको प्रभावित किए हैं। तो अब ये लोग स्टेट जनरल के ये जो टैक्स पर इसका ये लोग विरोध करने लगे। तो टैक्स जनरल की मीटिंग में क्या बुलाया था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट जैसे क्लर्की और नोबल्स 2 स्टेट होते थे, तो 2 स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में गया था, मीटिंग को अटेंड किया था। और थर्ड स्टेट, चूंकि थर्ड स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा था इसीलिए थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में गया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन थर्ड स्टेट का जो ये 600 रिप्रेजेंटेटिव थे, ये 600 रिप्रेजेंटेटिव में ना तो कोई फार्मर, ना कोई गरीब, नो क्राफ्ट्समैन, कोई भी गरीब आदमी, ना वुमेन, किसी को भी मीटिंग अटेंड करने का अधिकार नहीं था। सिर्फ मीटिंग वही लोग अटेंड किए थे जो कि थोड़ा प्रॉस्परस हो गए थे, जैसे लॉयर, टीचर, जिसके पास पैसा हो गया था, बिजनेसमैन, वही लोग ये स्टेट जनरल का मीटिंग अटेंड किए थे। तो ये लोग क्या थे, 600। अब उस समय क्या था, उन लोग क्या डिमांड किया, अब राजा का डिमांड था टैक्स बढ़ाना, उन लोग क्या डिमांड किया, पहले ये नियम था, देखो फर्स्ट 300 रिप्रेजेंटेटिव का 1 वोट, 2 वोट। फर्स्ट 300 रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, फर्स्ट स्टेट और नोबल्स और क्लर्की आता है तो 1 वोट, और 600 रिप्रेजेंटेटिव जो थर्ड स्टेट है उसको 1 वोट। तो इस तरह से क्या हुआ था, उस समय वोटिंग क्या था, वोटिंग तो इक्वल नहीं था, फर्स्ट स्टेट में कम था, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट मिला के 300 था, लेकिन उन लोगों को वोटिंग राइट क्या था, 2-2 वोट था। और 600 रिप्रेजेंटेटिव, जहां 600 रिप्रेजेंटेटिव था थर्ड स्टेट का ज्यादा, उन लोगों को भी 1 ही वोट देने का अधिकार था। तो इसलिए क्या किया, इन लोग इसका विरोध किया। उन लोग 600 रिप्रेजेंटेटिव जो थे थर्ड स्टेट के मेंबर्स लोग क्या किए कि इसका विरोध किया, बोला ऐसा, उन लोग सोचा कि इन लोग अब जागरूक हो चुका था फिलोसोफर के बात पर, शिक्षित अब अपना अधिकार के लिए इन लोग जागरूक हो गया था। तो ये लोग बोला ऐसा नहीं चलेगा, सबको इक्वल वोटिंग राइट देना होगा। इन लोग 300 रिप्रेजेंटेटिव है, 2 वोट, हम लोग 600 मेंबर है लेकिन हम लोग को 1 ही वोट है, तो इसलिए ये लोग इसका विरोध किया। उन लोग का क्या कहना था, बट वोटिंग हैड बीन कंडक्टेड on the principle that each state has 1 vote। लेकिन उस समय तो नियम उल्टा था, इन लोग विरोध किया कि सबका अलग अलग, सबको इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए, लेकिन राजा का नियम तो अलग था, एक रिप्रेजेंट नोबल का थर्ड फर्स्ट सेकेंड स्टेट का 2 वोट, थर्ड स्टेट का 2 वोट। तो इसलिए ये नियम उल्टा था, इसका लोग ये विरोध किया, बोला नहीं हम लोग को सबको इक्वल वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तो राजा एक काम के लिए, टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाया था, इन लोग राजा का डिमांड को खत्म कर दिया और अपना डिमांड रखा, बोला नहीं हम लोग जब तक इक्वल वोटिंग राइट नहीं मिलेगा हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे। तो किससे जागरूक हुआ था, रूसो। हम लोग पहले देखे हैं, देखो रूसो का क्या कहना है, इक्वल वोटिंग डेमोक्रेटिक राइट। तो उन लोग रूसो के बात पर जागरूकता था ही, तो रूसो अपना किताब में लिखे थे सबका इक्वल वोटिंग था, वोटिंग राइट होना चाहिए, तो इसलिए उन लोग इसका विरोध किया। अब क्या होता है, ये लोग तो डिमांड किया
कि इक्वल वोटिंग चाहिए, तो डिमांड फॉर इक्वल वोटिंग, तो किंग क्या किया, किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल, किंग इसको प्रपोजल को रिजेक्ट किया, बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, हम जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। तो इसलिए इन लोग क्या किया, मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया। थर्ड स्टेट के लोग मीटिंग को बॉयकॉट करके चले गए। बॉयकॉट करके उन लोग क्या किया, एक नेशनल असेंबली का गठन किया। उन लोग सब एक ग्रुप हुआ और ग्रुप होके एक नेशनल ग्रुप होके अपना नेशनल असेंबली का गठन किया। उन लोग का ग्रुप का नाम क्या रखा, नेशनल असेंबली। और उन लोग क्या किया, ये नेशनल असेंबली पूरा बॉयकॉट किया मीटिंग को। मीटिंग कहाँ हो रहा था, राजा का वर्साइल्स में जो पैलेस था, पैलेस में हो रहा था। पैलेस का एक हॉल में हो रहा था, तो वो हॉल को बॉयकॉट किया। बॉयकॉट करके इन लोग क्या गया, वही वेस्टाइल फोर्ट का एक टेनिस कोर्ट था। पैलेस में एक टेनिस कोर्ट था राजा का, तो वो टेनिस कोर्ट में जाके जमा हो गया। क्यों जमा हुआ, क्योंकि राजा ये हॉल का दरवाजा बंद कर दिया। और नहीं, ये लोग जब इतना नेशनल असेंबली जब ये लोग आके हल्ला मचाने लगा, तो राजा क्या किया, हॉल को बंद, इन लोग को एंट्री को उसने नहीं दिया, इन लोग को रोक दिया। तो ये लोग क्या किया, जाके टेनिस कोर्ट में वेस्टाइल में ही वो पैलेस में टेनिस कोर्ट में जाके जमा हो जाता है। और क्या करता है, वो लोग वहीं पर बैठता है, बैठ के ये ओथ लेता है, कसम खाता है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। उन लोग वहां पर बैठ के टेनिस कोर्ट में बैठ के ड्राफ्टिंग, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग करने लगा। और इसी को ही हम तुम लोग बाद में बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द टेनिस कोर्ट ओथ। तो वो यही है, टेनिस कोर्ट में लोग जाके नेशनल असेंबली जाके इकट्ठा हुआ और ये ओथ लिया, कसम खाया कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। इसका साथ कौन दिया था, इन लोग को तो कोई संचालन करेगा, इनका संचालन कौन किए थे, मिराबेऊ कौन था, वो नोबल फैमिली के थे। नोबल फैमिली क्या है, फर्स्ट स्टेट में अंदर आता है, क्लर्की फर्स्ट और सेकंड स्टेट में, तो ये नोबल फैमिली के थे। लेकिन मिराबेऊ क्या थे, मिराबेऊ थर्ड स्टेट के लोग पर थोड़ा हमदर्द थे कि ये अत्याचार होता था, ये हमदर्द थे, इसीलिए मिराबेऊ इन लोग को सपोर्ट किए। और मिराबेऊ एक बहुत अच्छा ओरेटर थे, वक्ता थे, तो ये अपने भाषण देकर सबको जागरूक किया। दूसरा क्या है, एबेसियस। एबेसियस कहाँ के थे, क्लर्की फैमिली, ये भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट में थे, तो क्लर्की भी सेकंड स्टेट के थे, क्लर्की एबेसियस, तो एबेसियस भी इन लोग को थर्ड स्टेट के लोग को सपोर्ट किए थे। ये जो इन लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मदद कौन किया था, ये मिराबेऊ जो नोबल फैमिली, एबेसियस जो क्लर्की फैमिली से बिलोंग करते थे, क्योंकि ये लोग थर्ड स्टेट के लोग से हमदर्दी रखते थे। और एबेसियस बहुत अच्छा राइटर थे, ये क्या थे, ओरेटर थे, और एबेसियस कौन थे, राइटर थे। तो ये क्या किया, व्हाट इज द थर्ड स्टेट बोल के एक पैम्फलेट लिखे, जो कि पैम्फलेट में क्या था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट में थर्ड स्टेट के लोगों के बारे में, उन लोग को जो परेशानी होता था, उन लोग को सब के बारे में ये जो एक पैम्फलेट लिखे थे, और पैम्फलेट को सबके बीच में बांट दिए ताकि सब कोई जान सके कि क्या प्रॉब्लम है थर्ड स्टेट। तो इस तरह से हम लोग देखेगा रेवोल्यूशन का शुरुआत यहीं से शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे हम देखेंगे जब ये लोग ये सब ड्राफ्टिंग कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, तब उस समय फ्रांस के सोसाइटी में क्या हो रहा था। फ्रांस के सोसाइटी के बाद उस समय जिसके वो भी रिवॉल्यूशन का मेन कारण है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।